एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजपूत इरा। अब हम डिस्कस कर लेंगे कि राजपूत युग में शासन व्यवस्था कैसी हुआ करती थी। ड्यूरिंग द राजपूत इरा वेरियस राजपूत डायनास्टीज रूल्ड। एट दैट टाइम there were changes in the ruling dynasties but there were no change in the situation of political dynasties। तो राजपूत युग के दौरान काफी सारी डायनास्टीज ने, काफी सारे राजवंशों ने अलग अलग प्रदेशों में शासन किया। काफी बार एक ही प्रदेश में जब एक डायनास्टी के शासन का अंत हो जाता था तो उसी प्रदेश में दूसरी डायनास्टी वहां पर शासन करती थी। उसी तरह देश के अलग अलग प्रदेशों में रूल करने वाली डायनास्टीज जो थी, जो राजवंश था, वो तो बदल रहे थे, पर जो शासन व्यवस्था बनी हुई थी, जो शासन प्रणाली उन राज्यों में बनी हुई थी, उसमें कभी भी हमें बदलाव नहीं देखने को मिलता है। तो यह जो 500 सालों का राजपूत युग है, इस दौरान राजवंश बदल रहे थे, डायनास्टीज बदल रही थी, पर जो शासन व्यवस्था थी, जो शासन प्रणाली वहां पर बनी हुई थी, वो हमेशा से इन 500 सालों के समय काल के दौरान एक जैसी शासन प्रणाली हमें देखने को मिलती है। इन द राजपूत इरा position of the king was hereditary। It was not necessary that only the eldest son of the king could become the ruler। King used to make any of his sons as the युवराज or his successor who later on became the king। तो राजपूत युग में राजा का जो पद था वो हेरेडिटरी था। हेरेडिटरी यानी कि जो वंश परंपरागत होता है, वंशानुगत होता है, यानी कि एक ही वंश के व्यक्ति जो थे वो शासक या राजा बनते थे। जैसे कि अगर एक राजा है, उनके कुछ सन्स हैं, तो राजा अपनी संतानों में से ही किसी एक पुत्र को अपने बाद शासक बनने के लिए युवराज के तौर पे उसको पसंद करते थे। युवराज यानी कि सक्सेसर, सक्सेसर जिसे हम उत्तराधिकारी भी कह सकते हैं, जो कि राजा के बाद वहां पर शासक बनेंगे। कई बार राजा जब अपनी संतानों में से अपने किसी एक पुत्र को युवराज के तौर पे पसंद करते थे, तो अपने ही राज्य के कई प्रदेश में उन्हें कुछ जिम्मेदारियां दी जाती थी। वहां पर वे युवराज के तौर पे शासन करते थे ताकि वो बाद में राजा के बाद पूरे राज्य पे शासन करने के लिए तैयार हो सके। तो राजा अपनी संतानों में से जरूरी नहीं था कि उनका सबसे बड़ा बेटा ही उनके बाद राजा बने। अपने पुत्रों में से किसी भी एक पुत्र को राजा युवराज के तौर पे या अपने सक्सेसर के तौर पे पसंद कर सकते थे, जो कि उनके बाद वहां का शासक या राजा बनता था। There are instances which show that people or courtiers used to elect or select the king of their choice। तो हिस्ट्री में हमें कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलते हैं कि कई बार जो राज्य के लोग थे, तो लोगों के द्वारा या फिर कोर्टियर्स यानी कि जो राज दरबारी होते थे, तो लोगों और राज दरबारियों के द्वारा अपनी पसंद के राजा की पसंदगी की जाती थी। ऐसे भी एग्जाम्पल्स हमें हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। लाइक किंग यशकर ऑफ कश्मीर वॉज चोजन बाय अ कमिटी ऑफ ब्राह्मण्स। जैसे कि एक फेमस एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिया गया है कि जो कश्मीर के राजा थे यशकर, उन्हें ब्राह्मणों की एक समिति के द्वारा उनकी पसंदगी की गई थी राजा के तौर पे। जैसे कि वर्तमान में हम हमारे देश में लोकशाही शासन व्यवस्था देखते हैं, तो लोकशाही में यानी कि डेमोक्रेसी में लोग वोट देकर अपनी पसंद के शासक को प्रदेश में शासन के लिए उनकी पसंदगी कर सकते हैं, यानी कि लोग वोट देकर अपने नेता को चुनते हैं। तो ऐसे इंस्टेंसेस हमें हिस्ट्री में भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि राजा यशकर को ब्राह्मणों की समिति के द्वारा पसंद किया गया था। आप यहाँ पर उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन देख सकते हैं, जो कि वर्तमान में कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। वहां पर हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है कि उस समय पर कई बार शासकों को कैसे लोगों के द्वारा पसंद किया जाता था। उसके अलावा हमने पाल डायनेस्टी में देखा था कि जो शासक थे गोपाल, उन्हें गौड़ वंश की समिति के लोगों के द्वारा पसंद किया गया था शासक के तौर पर या राजा के तौर पर। मिनिस्टर्स वर ऑफ टू टाइप्स एट दैट टाइम, अमात्य एंड सेक्रेटरीज। उस समय पर जो राजा का मंत्रिमंडल हुआ करता था, उसमें दो प्रकार के मंत्री हुआ करते थे, अमात्य और सेक्रेटरीज। अमात्यस जॉब वाज टू नेगोशिएट एंड डू पॉलिटिक्स एंड द सेक्रेटरीज जॉब वाज टू फाइट एंड मेक पीस। तो अमात्य का वर्क यह था कि वो मंत्रणा करते थे और जो पॉलिटिकल वर्क्स होते थे उनकी जिम्मेदारी उनके सर पे हुआ करती थी। अमात्य राज्य की इंटरनल पॉलिटिक्स का ध्यान रखते थे कि शासन व्यवस्था अच्छे से चलती रहे और राजा के जो भी आदेश हो, राजा के जो भी वर्क हो, उन्हें राजा के और प्रतिनिधियों के साथ वे डिस्कस करते थे और राजा के आदेशों का सही से पालन हो,
राजा की जो भी योजनाएं हो वो लोगों तक सही तरीके से पहुंचे, उन सभी चीजों का ध्यान अमात्य रखते थे। जबकि सेक्रेटरीज यानी कि जो सचिव थे, उनका वर्क था कि अगर किसी भी और राज्य के साथ उनका युद्ध हो जाता था, जब लड़ाई हो जाती थी, तो वो युद्ध का जो जिम्मेदारी थी वो सेक्रेटरीज के सर पे हुआ करती थी। कई बार सेक्रेटरीज में हमें ऐसे भी पद देखने को मिलते हैं जैसे कि एम्बेसडर्स जो उस समय पर होते थे। एम्बेसडर यानी कि जो राजा के राजदूत हुआ करते थे, जैसे कि किसी स्टेट के साथ उन्हें युद्ध में जाना हो और उसके बाद जब पीस ट्रीटी वगैरह करवानी होती थी, तो वह जो सारे काम थे वो सेक्रेटरीज के द्वारा देखे जाते थे। द फाइनल डिसीजन ऑन एवरी पॉलिसी वॉज टेकन बाय द किंग। तो यह जो दो प्रकार के मंत्री थे, अमात्य और सेक्रेटरीज, वह तो अपनी जिम्मेदारियां निभाते थे। कई सारे मैटर्स में वो राजा के सामने अपनी राय भी रखते थे, अपने जो सूचन होते थे वो देते थे, पर अंतिम निर्णय किसी भी पॉलिसी पे राजा के द्वारा ही लिया जाता था। यानी कि उस समय की शासन व्यवस्था में राजा का पद सर्वोच्च था, राजा का पद सबसे ऊपर हुआ करता था। किसी भी पॉलिसी में, किसी भी बात में अंतिम निर्णय राजा के द्वारा ही लिया जाता था। एट दैट टाइम द ब्यूरोक्रेट्स ऑफ द रिजिम वर होल्डिंग पोजीशंस लाइक महाप्रतिहार एंड दंड नायक। उस समय पर राजा के जो अमलदार हुआ करते थे, राजा के जो अधिकारी हुआ करते थे, उन्हें महाप्रतिहार और दंड नायक जैसी उपाधि दी जाती थी। तो महाप्रतिहार और दंड नायक राजा के प्रतिनिधि के तौर पे राज्य के किसी भी प्रदेश में शासन किया करते थे और वहां की शासन व्यवस्था और वहां की कानून व्यवस्था और टैक्स कलेक्शन जैसी बातों का ध्यान राजा के प्रतिनिधि के तौर पे किसी भी एक प्रदेश में शासन करते हुए संभालते थे। द हेड ऑफ द टाउन काउंसिल वॉज कॉल्ड द मेयर, नगरपति। और जो सिटीज हुआ करती थी यानी कि जो नगर हुआ करते थे, उनके जो हेड होते थे उन्हें नगरपति या मेयर के तौर पे जाना जाता था। वर्तमान समय में भी हम देखें तो जो नगर या सिटी के हेड होते हैं उन्हें हम मेयर या नगरपति के नाम से ही जानते हैं। विलेज इंस्टीट्यूशंस ऑक्यूपाइड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ड्यूरिंग द राजपूत रूल। और जो विलेज लेवल की संस्थाएं हुआ करती थी वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी राजपूत युग में। दीज इंस्टीट्यूशंस हैड डेवलप्ड सो वेल that Gram Panchayat remained important even at the time of Mughals. Just like North, Gram Panchayat occupied an important place in South also. Its head was called Mukhi और सरपंच। जैसे हम वर्तमान समय में भी विलेज इसमें ग्राम पंचायत देखते हैं, तो राजपूत युग में ग्राम पंचायतों की व्यवस्था हुआ करती थी। और नॉर्थ इंडिया की तरह साउथ इंडिया में भी यह ग्राम पंचायत की व्यवस्था हमें देखने को मिलती थी। राजपूत युग में ग्राम पंचायतों की व्यवस्था इतनी अच्छी तरीके से डेवलप हुई, तो राजपूत युग के बाद दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल रूल का जब समय काल आता है, उस दौरान भी ग्राम पंचायतों की व्यवस्था हमें उसी तरह की देखने को मिलती थी। और जो ग्राम पंचायत के हेड होते थे उन्हें मुखी या सरपंच कहा जाता था, जो कि वर्तमान में भी उन्हें सरपंच के तौर पे ही जाना जाता है। Although Gram Panchayat used to give judgment in many matters, yet the king was the supreme authority in judicial system of the state. तो जो ग्राम पंचायत जो थी वो काफी सारे मैटर्स में अपना जजमेंट दिया करते थे, यानी कि वो लोगों को न्याय देते थे, उनका जो वर्डिक्ट होता था वो सुनाते थे। पर ग्राम पंचायत के द्वारा दिए गए हुए जजमेंट को अगर बदलना होता तो राजा किसी भी निर्णय को बदल सकते थे, क्योंकि राजा अपने राज्य में सर्वोच्च पद पे हुआ करते थे और ग्राम पंचायत जो भी जजमेंट्स लोगों को देती थी उन जजमेंट्स को राजा के द्वारा चेंज किया जा सकता था। राजा किसी भी स्टेट के सुप्रीम अथॉरिटी हुआ करते थे, यानी कि किसी भी मैटर में अंतिम निर्णय राजा के द्वारा ही लिया जाता था। Trade and commerce. There was a separate department for taking care of commerce related matters in the Rajput era. और राजपूत युग में जो भी व्यापार होता था, जो भी ट्रेड एंड कॉमर्स हमें देखने को मिलता था, उसके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट हुआ करता था। दिस डिपार्टमेंट यूज्ड टू मेक अरेंजमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स ओवर द फॉरेन ट्रेड, डिसाइड द वैल्यू ऑफ थिंग्स एंड परचेज एसेंशियल कॉमोडिटीज रिक्वायर्ड इन द स्टेट। जैसे वर्तमान समय में भी हम देखें तो जो गवर्नमेंट होती है वो हर एक सेक्टर के लिए अलग अलग मंत्रालय बनाती है, यानी कि हर एक सेक्टर के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट, सेपरेट मिनिस्टर्स होते हैं। राजपूत युग में भी ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार का ध्यान रखने के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट हुआ करता था और यह डिपार्टमेंट
कई सारी चीजों का ध्यान रखता था, जैसे कि जो फॉरेन से ट्रेड होता था, विदेशों से जो भी व्यापार होता था, उस पे कितना टैक्स लगाना है वो इस डिपार्टमेंट के द्वारा तय किया जाता था। वर्तमान समय में भी हम देखें तो हमारे देश में काफी सारी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्टेड चीजें वो होती हैं जो विदेशों से मंगवाई जाती है, जिसकी हमारे देश में जरूरत होती है। जैसे हमारे देश में जो क्रूड ऑयल के प्रोडक्ट्स हैं, उनका काफी सारा इस्तेमाल हम वर्तमान समय में भी करते हैं। तो जो क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और डीजल वगैरह हमें मिलते हैं, वो हम काफी सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं। क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हमारे देश में क्योंकि बहुत कम है, हमारे देश में जितना भी क्रूड ऑयल यूज किया जाता है उसका 15% हम हमारे देश में प्रोडक्शन करते हैं, जबकि 85% क्रूड ऑयल हम फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं। तो कितना क्रूड ऑयल हमें इंपोर्ट करना है और उस पे कितना टैक्स लगाया जाएगा, उसका वर्तमान समय में भी सारा डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। तो राजपूत एज में भी यह जो डिपार्टमेंट हुआ करता था, वो फॉरेन ट्रेड पे कितना टैक्स कलेक्शन करना था वो डिसाइड करते थे। उसके अलावा डिसाइड द वैल्यू ऑफ थिंग्स, तो जो चीजें बेची जाती थी उन पे कितना टैक्स लगाया जाना था और उन चीजों की कीमत कितनी होगी, वह भी इस डिपार्टमेंट के द्वारा तय किया जाता था। उसके अलावा जो एसेंशियल कॉमोडिटीज है, यानी कि जो जरूरी चीज वस्तुएं हैं, उनकी खरीदी भी इसी डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती थी। या तो और राज्यों से वे जरूरी चीज वस्तुएं खरीदा करते थे, या विदेशों से कौन कौन सी चीजों को इंपोर्ट करना था, कौन कौन सी चीजें परचेज करनी है यानी कि खरीदनी है, वो इसी डिपार्टमेंट के द्वारा तय किया जाता था। मेन सोर्स ऑफ टैक्स कलेक्शन वॉज लैंड रेवेन्यू विच वॉज 1/6 पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन। और जितना भी टैक्स डिफरेंट चीजों पे लोगों से वसूला जाता था, उसमें मेन सोर्स ऑफ टैक्स यानी कि सबसे ज्यादा टैक्स लैंड रेवेन्यू पे कलेक्ट किया जाता था। जिन लोगों के पास जमीन हुआ करती थी, उनके पास से उस जमीन के बेस पे टैक्स वसूला जाता था। इन राजपूत इरा लैंड टैक्स वाज नोन एज भाग। इट इज लेविड ऑन लैंड टुडे ऑल्सो। और अगर एक फार्मर है जो अपनी लैंड पे क्रॉप्स का प्रोडक्शन करता है, तो उसका 1/6 पार्ट उसको टैक्स के तौर पे अपने राज्य को देना होता था। और जितना भी लैंड रेवेन्यू लोगों के द्वारा स्टेट को दिया जाता था, उसे भाग के नाम से जाना जाता था। और वर्तमान समय में भी हम देखें तो हमारे देश में जमीन पे टैक्स वसूला जाता है, यानी कि लोगों को लैंड रेवेन्यू पे करना होता है। रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम पोर्ट्स, चेक पोस्ट एंड इरिगेशन। जो टैक्स कलेक्शन है वो पोर्ट्स पे भी लगाया जाता था। पोर्ट्स यानी कि जो बंदरगाह होते हैं। मध्ययुग के समय काल में ज्यादातर जो व्यापार होता था वो समंदर के रास्ते होता था। तो जिन बंदरगाहों पे जहाज रुका करते थे, उन पोर्ट्स पे से टैक्स कलेक्ट किया जाता था। उसके अलावा चेक पोस्ट से भी टैक्स वसूला जाता था। इरिगेशन यानी कि जो सिंचाई की व्यवस्था राज्य के द्वारा लोगों को प्रोवाइड की जाती थी, उस पे से भी टैक्स कलेक्शन किया जाता था। स्तंभ तीर्थ, खंभात एंड भृगिकच, भरूच पोर्ट्स ऑफ गुजरात वर फेमस फॉर फॉरेन ट्रेड एट दैट टाइम। और उस समय में गुजरात के यह जो दो पोर्ट्स हैं, स्तंभ तीर्थ जिसका वर्तमान में हम खंभात नाम देखते हैं, और भृगिकच जिसका वर्तमान में हम भरूच नाम देखते हैं, यह दोनों गुजरात के बहुत ही फेमस पोर्ट्स हुआ करते थे मिडीवल पीरियड में। जो साउथ इंडिया की डायनेस्टीज थी, उनके भी कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज और पोर्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। मदुराई जो कि पांड्य की राजधानी हुआ करती थी, उरयूर जो कि एंशियंट टाइम में चोल डायनेस्टी की राजधानी हुआ करती थी, और कांचीपुरम जो कि पल्लवों की राजधानी हुआ करती थी। उसके अलावा इंडिया के मैप में आप काफी सारे जो वर्तमान समय में इंडिया में पोर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप भरूच पोर्ट को भी मैप में देख सकते हैं। तो राजपूत युग में जो ट्रेड एंड कॉमर्स होता था, उसका स्टेट के एक सेपरेट डिपार्टमेंट के द्वारा ध्यान रखा जाता था, और किन किन चीजों पे टैक्स कलेक्शन करना होता था, और जो चीजों की प्राइस तय होती थी, और उसके अलावा जो पोर्ट्स वगैरह से जो टैक्स कलेक्शन किया जाता था, उसकी व्यवस्था कैसी थी, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं।